Hello, good afternoon student. Today my Arima Nima. ठीक है. Today I am going to teach you locomotion and movement, which is chapter number 20 of biology human physiology. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं. So first is difference between locomotion and movement. First of all, we have to understand what is the difference between locomotion and movement. Then we will study types of movement, structure of muscles, types of muscles, structure of protein, sliding filament theory, skeleton and muscle skeletal disorders. क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर को ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सबसे पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट, एक्चुअल डिफरेंट लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर क्या होता है. तो लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर बेसिक डिफरेंस जो होता है वो इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा. बेसिक डिफरेंस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करते समय यहाँ पे चल रही हूँ. दैट इज लोकोमोशन, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. जबकि मूवमेंट की बात करें तो इट इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मूविंग टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स. I am moving my hand, that is called movement. So now you can understand the basic difference between locomotion and movement. For example, this person is walking, that is locomotion. And यहाँ पे स्विमिंग करते समय हाथ हिल रहे हैं, that is movement. तो NCERT के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लोकोमोशन है इट इज़ नथिंग बट रिजल्ट ऑफ मूवमेंट. बहुत सारे मूवमेंट्स जब होते हैं देन वी विल कॉल इट एज अ लोकोमोशन. ठीक है. जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के अंदर अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं प्लस लोकोमोशन भी होते हैं. पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, राइट. और इसके ऊपर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं. These cilias help in movement of paramecium. So that is movement. फूड को लेने के लिए इसके अंदर एक साइटोफेरिंग्स करके कैविटी होती है जिसके कारण ये अपना खाना ले पाता है. सो दैट इज मूवमेंट. ठीक है. देन हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो देयर आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को 3 टाइप के मूवमेंट्स पढ़ने हैं. दैट इज सीलियरी मूवमेंट, एमीबॉइड मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट मतलब सीलिया की हेल्प से, जैसे कि आपने देखा होगा पैरामीशियम के अंदर होता है, या फिर हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट सीलिया एंड दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो ये जो है ये कहलाता है सीलियरी मूवमेंट, जो कि हमने देखा पैरामीशियम के अंदर, राइट. दीज आर सीलिया एंड दीज हेल्प्स इन मूवमेंट. नेक्स्ट इज अमीबॉइड मूवमेंट. यू हैव सीन दैट जो अमीबा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है एंड इट एक्सटेंड इट्स सूडोपोडियाज टू engulf a food particle. So that is called amoeboid movement, which occurs in macrophage, WBC and amoeba. Right? Then comes muscular movement. Muscular movement is nothing but movement of muscles. For example, I am explaining a lecture. मैं तुम्हें एक lecture explain कर रही हूँ, तो what I am doing? I am basically moving my muscles. This movement of jaw is nothing but movement of muscles. Right? So this is called muscular movement. ये होता है contraction, relaxation, जैसे कि jaw और टंग का. ठीक है. तो ये जो होता है ये कहलाता है हमारा movement. देन आता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बाद एनसीईआरटी में बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको समझना है. हम यहाँ पे पढ़ते समय एनसीईआरटी को भी मार्क करते चलेंगे बिकॉज फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी इज बाइबल, राइट. सो मैंने वही बताया 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, अमीबा, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है. सम स्पेशलाइज्ड सेल इन अवर बॉडी जैसे कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट, ये कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट. तुमने देखा होगा जो WBC होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो वेन्स हैं उनसे निकलने के लिए या उनमें मूव करने के लिए अमीबॉइड मूवमेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है सूडोपोडिया जो है वो मैंने बता दिया. अमीबा जो है वो अपने सूडोपोडियाज को यूज़ करता है फूड को एंगल्फ करने के लिए एंड दैट इज़ नथिंग बट अमीबॉइड मूवमेंट. ठीक है. उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स. जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हैं, दैट इज़ ऑल नथिंग बट
अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, मूवमेंट शो कर रही हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मसल्स। ये तो आपने 10th या 11th में भी पढ़ा होगा, दैट इज़ कितने टाइप की मसल्स होती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम बेसिकली ह्यूमन पर फोकस होकर चलेंगे। अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, देन कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज सीलियरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, एंड द लास्ट वन इज मस्कुलर मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास आता है कि कितनी टाइप की हमारे पास मसल्स होती हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल किस काम आती हैं, कोई मुझे बताएगा? स्केलेटल मसल जो होती हैं वो बेसिकली हमारे काम आती हैं मूवमेंट के लिए। यहाँ पे मैं चल पा रही हूँ, कुछ भी बोल पा रही हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्केलेटन, राइट। तो दीज आर स्केलेटल मसल एंड नथिंग एल्स। सो स्केलेटल मसल जो होती हैं वो क्या करती हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट करती हैं। What does voluntary movement means? Voluntary movement मतलब होता है कि अपनी इच्छा से मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, जब मेरी मर्जी है तब मैं चल रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे खुद की विल के कंट्रोल में होते हैं। सो वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो जितनी भी स्केलेटल बोन्स है वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। दैन कम स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल वो होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, स्टमक के अंदर उस खाने का क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो वो जो चर्निंग मूवमेंट है मसल्स का, वो क्या है, वो स्मूथ मसल की वजह से है। और वो क्या हमारी विल के अकॉर्डिंग होता है कि जब हम चाहें तो मूवमेंट रोक दें और जब हम चाहें तो मूवमेंट ना हो, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल जैसे कि दिखाई दे रहा है कि क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो कार्डियक मसल्स क्या होती है, बेसिकली जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हार्ट की जो मसल्स है जो हार्ट का मूवमेंट करवा रही हैं, दैट इज नथिंग बट कार्डियक मसल्स, ठीक है। सो ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। हम हार्ट को ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई अभी तुम जो है वो बीट करना बंद कर दो, मैं थक गया हूँ तो तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हार्ट कंटिन्यूसली बीट्स, तो ये क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहलाता है। इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। सो ये जो होता है ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में मैंने बता दिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं। फिर आता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में मैंने बता दिया वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं। अब आप मुझे खुद बता सकते हो कि स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं दैट इज़ नथिंग बट स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल जो है वो सारे वॉलेंट्री एक्शंस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हैंड, राइट। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री जगहों पर, जैसे कि स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स नाम ही बता रहा है हार्ट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कार्डियक मसल की एक और स्पेशलिटी होती है, वो क्या स्पेशलिटी होती है कि ये ऑटो रिदमिसिटी शो करती हैं। ऑटो रिदमिसिटी मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिक्स्ड इंटरवल पे रिलैक्स करती हैं, ये कहलाता है ऑटो रिदमिसिटी। इनका एक इंटरवल, एक साइकिल फिक्स है, उस साइकिल में वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करती है, हार्ट बीट्स को कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्केलेटल मसल्स दिखाई कैसी देती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप की होती हैं, प्लस यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। गॉट द पॉइंट। देन कम्स कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, ब्रांच होती है बट यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। सो
ब्रांच्ड होती हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब क्या होता है? ये एक मसल है, ये एक मसल है, ये यहाँ पे जॉइन है ना, ये कहलाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये हो गई हमारी तीनों टाइप की मसल, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल जो होती है वो हमारे कंट्रोल में मूवमेंट करती है, जैसे कि ये जो मसल्स है मैं बोल रही हूँ, उसमें जो मसल्स अप्लाई हो रही है वो सारी मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज just a second. नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। देखो यहाँ पे जो मैंने जो चीज़ें बताई है ना वो सारी इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या टॉपिक पता होने चाहिए हमें? 40 से 50% बॉडी का वेट मसल्स की वजह से होता है हमारे अंदर। मतलब हमारा जितना भी वेट है उसका 40 to 50% जो होता है वो मसल्स की वजह से होता है। देन मैंने तीनों मसल्स के बारे में आपको बताया, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल को विसरल भी बोलते हैं। विसरल का क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना विसरल ऑर्गन्स, तो विसरल उससे डेराइव हुआ है क्योंकि सारे विसरल ऑर्गन्स में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? विसरल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों विसरल मसल्स प्रेजेंट होती है? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री इन एक्शन होती है। तो स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स कहलाती हैं। स्ट्राइटेड मसल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके के स्ट्राइशंस, इस तरीके की स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये कहलाती हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज वेल एज इनके फंक्शन। सीबीएसई में तो डिफरेंसेस पूछते ही हैं कई बार। देन उसके बाद आता है लोकोमोटरी एक्शन और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करती हैं। लोकोमोटरी एक्शन मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो कौन सी बोन्स की वजह से हेल्प, कौन सी मसल्स की वजह से मूव कर पा रही हूँ? स्केलेटल मसल्स की हेल्प से मूव कर पा रही हूँ। देन आता है विसरल मसल। विसरल मसल मतलब होता है कि मैंने बताया स्मूथ मसल्स इनको बोलते हैं जिन पे नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। देखो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इन जगहों पर कौन सी मसल्स होती हैं? विसरल मसल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है। और अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गैमेट का ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा ना कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो वो कैसे हो पाता है? इन मसल्स की हेल्प से हो पाता है, विसरल मसल की हेल्प से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज structure of muscles. This is the most important topic of CBSE. ठीक है, तो इसके अंदर आता है कि मसल एक्चुअली दिखाई कैसी देती है, हमें उनका स्ट्रक्चर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये रहा मसल का स्ट्रक्चर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये क्या बना के रखा है। तो देखो जैसे हमने पढ़ा था कि जो बॉडी होती है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ी होगी। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, राइट? क्योंकि हमारी बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे बनी है दैट इज सेल। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो एटम है, एटम क्या होता है? जो एटम है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। वो अलग बात है कि वो जो मैटर है अभी, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद जो एटम है उसको फर्दर हमने कई एलिमेंट्स में बता दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन स्मॉलेस्ट मैटर की यूनिट अभी भी एटम को ही माना जाता है। सिमिलरली हमारी जो फंक्शनल यूनिट है बॉडी की दैट इज सेल। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि मसल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो मसल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है
मायोफिब्रिल, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। थोड़ा सा हैंडराइटिंग देख लेना बिकॉज ये बोर्ड पे अभी फर्स्ट टाइम ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे मायोफिब्रिल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है मसल्स की। तो मायोफिब्रिल्स या मसल फाइबर जिनको बोलते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मसल। ये देखो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मायोफिब्रिल्स, छोटी छोटी बहुत सारी मायोफिब्रिल्स मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? फेसिकुलस। ठीक है, ये डायग्राम मत देखना, बहुत कंफ्यूज हो गए, सिर्फ इसको पढ़ना तो समझ आएंगी चीज़ें। यहाँ पे देखो, जो मसल फाइबर होता है उसके बहुत सारा जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलस बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे फेसिकुलस के बहुत सारे बंडल्स मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मसल। ठीक है, तो अब ये जिस लेयर से कवर है उन लेयर के भी कुछ नाम होंगे, तो इनको याद करने का तरीका क्या है? एंडो मतलब अंदर, राइट? तो सबसे अंदर, सबसे छोटे सेल को जो लेयर कवर करती है दैट इज एंडोमाइसियम। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। देन उसके बाहर वाली जो लेयर इस ग्रुप को कवर कर रही है दैट इज नथिंग बट पेरीमाइसियम। देन पेरीमाइसियम के बाद सबसे बाहर जो है, एपी मतलब होता है पेरीफेरी पे, इसलिए हम हाथों में जो है उसको बोलते हैं लेयर को एपिडर्मिस, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट कि जो मसल फाइबर है उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। सबसे अंदर सबसे छोटी जो यूनिट है मसल की वो क्या कहलाती है? मायोफिब्रिल्स। और ऐसे मायोफिब्रिल्स जो हैं वो किस लेयर से कवर होती हैं? एंडो मतलब अंदर। तो सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज एंडोमाइसियम। तो सबसे छोटी मायोफिब्रिल्स जो हैं वो एंडोमाइसियम से कवर होती हैं। देन उसके बाद बहुत सारी मसल फाइबर का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलस बोलते हैं। एंड फेसिकुलस जो है वो क्या कहलाती हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाद जो फेसिकुलस का बंडल होता है वो बनाता है हमारी मसल को, और जो मसल है उसकी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। एपी मतलब बाहर एंड माइसियम मतलब मसल की लेयर, दैट्स वाई ये बाहर वाली मसल की लेयर एपीमाइसियम कहलाती है। ये हो गया हमारा मसल का स्ट्रक्चर। थोड़ी सी एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और चीज़, मसल फाइबर के अंदर जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। मसल के अंदर सारी टर्म्स को हम मसल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जैसे कि मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली मसल को हम क्या बोलते हैं? सार्को। ठीक है, तो मसल्स को मायो बोलते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो मसल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सार्को बोलते हैं। तो मसल की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सिमिलरली सेल के अंदर और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा? प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे मसल के रिस्पेक्ट में उस प्लाज्मा को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मा। गॉट द पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। सार्कोप्लाज्मा के बाद आता है, तुमने पढ़ा होगा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मसल्स के अंदर कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ यू गॉट द पॉइंट। अब उसके बाद वही मायोफिब्रिल्स, मैंने बताया था मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं, पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स सार्कोप्लाज्म के अंदर। मसल के साइटोप्लाज्म में सबसे अंदर ये पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स क्या कहलाते हैं? मसल फाइबर्स या मायोफिब्रिल्स कहलाते हैं। देन ईच मायोफिब्रिल्स हैज़ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको जूम में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि मसल दिखाई कैसा देता है। ठीक है, तो
इसके अंदर क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये सब मैं अभी आगे जाके बताऊंगी। अभी तुम्हें इतना समझ आया कि नहीं कि मसल के अंदर ये मसल फाइबर होता है, सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा लेयर को बोलते हैं, एंड देन ब्लड कैपिलरीज होती है जो ब्लड सप्लाई देती है मसल्स के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। फर्दर मैंने क्या बताया कि मायोफिब्रिल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। सो मायोफिब्रिल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। तो अब यहाँ पे वो जो मायोफिब्रिल है वो फर्दर किस चीज़ से बनी है उसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। मायोफिब्रिल फर्दर बहुत सारे फिलामेंट से बनी होती हैं, उन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। तो ये जो फिलामेंट्स है ये कहलाते हैं सार्कोमियर। तो मायोफिब्रिल जो है वो फर्दर बहुत सारे पैरेलल फिलामेंट से बनी होती है, उनको हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब हम सार्कोमियर का डायग्राम पढ़ेंगे कि सार्कोमियर एग्जैक्टली दिखाई कैसा देता है। तो देखो जो सार्कोमियर होता है ना उसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो सार्कोमियर को बनाने का काम करते हैं। एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक होता है मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो जो मसल फाइबर है वो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। एक्चुअली इसमें दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। जो थिन फिलामेंट है वो क्या बनाता है, आइसोट्रोपिक बैंड बनाते हैं। देखो इसकी जब स्कैनिंग की गई ना तो जो डायग्राम दिखा उस डायग्राम में हमें कुछ बैंड तो एकदम थिक दिखे प्लस कुछ बैंड जो है वो एकदम लाइट दिखे। तो हमें समझ में आया कि इसमें कुछ थिक बैंड है कुछ लाइट बैंड है। ऐसा क्यों? ये हम स्ट्रक्चर किसका पढ़ रहे हैं, सार्कोमियर का। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल एंड मायोफिब्रिल इज द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट दैट इज डार्क फिलामेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है। और थिन फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये हो गए थिक फिलामेंट, ये हो गए थिन फिलामेंट। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहले आप एक ओवरव्यू समझिए। यहाँ पे ये थिक फिलामेंट हो गए, ये थिन फिलामेंट हो गए। थिक फिलामेंट मायोसिन के बने होते हैं। मायोसिन एक प्रोटीन होता है जिसका स्ट्रक्चर हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और एक्टिन, थिन फिलामेंट जो कि लाइट बैंड बनाने का काम करते हैं, जो लाइट बैंड है इनको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो सार्कोमियर के बीच की डिस्टेंस हम Z लाइन से बताते हैं। अब Z लाइन क्या होती है इसको समझते हैं स्ट्रक्चर से। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे एक्टिन के ये कुछ इस तरीके के एक्टिन के प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, और उन एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में होते हैं मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। गॉट द पॉइंट, दैट इज ए बैंड। एनाइसोट्रोपिक बैंड को हम शॉर्ट फॉर्म में ए बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर थिक और थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, दैट इज बाय दिस इज कॉल्ड ए बैंड और एनाइसोट्रोपिक बैंड। जबकि जो आइसोट्रोपिक बैंड होता है वहाँ पर सिर्फ कौन से फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिन फिलामेंट, थिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन्स। तो जहाँ पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड, और जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, ठीक है। अब दो थिन फिलामेंट को
जो डिवाइड करती है लाइन, जिससे वो अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन. यहाँ पे देखो ये जेड लाइन है, इसी से ये दोनों आइसोट्रॉपिक बैंड जो हैं वो अटैच है, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड जेड लाइन. और दो जेड लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है एक सार्कोमियर. तो ये पूरा जो है वो एक सार्कोमियर है. गॉट द पॉइंट और नॉट? ये पूरा एक सार्कोमियर हो गया, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस. देन आता है एक्टिन और मायोसिन के बीच की ये वाली जगह, सॉरी ओके, तो ये वाली जगह ये क्या होती है? नाउ कम टू दिस पॉइंट. ओके, so this is nothing but here what happens, actin filament are completely absent, so this space where only the myosin filament is present, that is called H zone. H का full form है Hansen's zone. So this is basically an Hansen's zone where actin filament are completely absent. Now you got this is anisotropic band, this is isotropic band. Where actin and myosin both are present, that is called anisotropic band, and where only actin filament are present, that is called isotropic band. Z line is the line from which the isotropic band or actin filament are attached, right? Whereas H zone is the zone where actin filament are completely absent. Distance between two Z line makes one sarcomere, and that sarcomere is the structural and functional unit of a muscle fiber or myofibrils. Got the point or not? This is the complete basic structure of a muscle or sarcomere, right? Sarcomere is the structural and functional unit of myofibril. Don't forget this point. Now, ये मैंने सब कुछ बता दिया है, एक बार आप चाहें तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं. सी, both the protein are arranged as rod-like structures. You can see these are looking like a rod, that's why they are called rod-like structures. Don't ignore NCERT, I am again repeating this point. Now, filaments are thinner as compared to the myosin filament. That is why actin filament are called thin filament and myosin filament are called thick filament. Got the point? So, distance between isotropic band, एक elastic fiber होता है, that is called Z line, which bisect the two isotropic band. Now, anisotropic band are held together in the middle of this band. These are present in the middle. These are called myosin bands, and the distance between them membrane called M line. Actually, इनके बीच में एक membrane होती है, जैसे कि ये Z line से attached है actin filaments. Similarly, myosin filament are attached to M line, that is the center of myosin filaments. Got the point? And the zone where the actin filament are absent, that is called Hansen's zone. So that is completely the central part of thick filament, not overlapped by thin filament. Thin filament is what? Nothing but actin. So is called the H zone. Now you got the point or not? Now next topic we will understand in detail about these protein structures, actin and myosin. What are actin and myosin structure look like? So this is the diagram of structure of protein of actin and myosin. So basically actin is making thin filament, that is isotropic band, and myosin is making thick filament, that is anisotropic band. So now we will study in detail about the structure of actin and myosin. So see, actin, the actin protein is basically made up of three parts, that is actin, troponin and tropomyosin. After reading NCERT and listening to my lectures, you have to prepare some notes, crunch notes of 5 to 10 minutes like this. So this is the sample of that. So actin, troponin and tropomyosin. These are three proteins which make a actin protein, right?
Now, similarly, myosin is also made up of two parts, heavy meromyosin and light meromyosin. Basically, heavy meromyosin has two parts, that is globular head. You can see here. See, this is nothing but the structure of myosin and this is nothing but actin. Actin consists of three parts, actin, tropomyosin and troponin, right? Similarly, myosin consists of two parts, head, that is globular head, and this short arm. These two make the heavy meromyosin and light meromyosin is nothing but tail. Got the point or not? Now, see, actin has three parts. All the three parts are like this. Now I am going to show you the structure. See, myosin has three parts, heavy meromyosin and light meromyosin. Heavy meromyosin has two parts, that is head and cross arms. Similarly, light meromyosin have tail. Like, अब head के अंदर, in head, two sides are present for the attachment of actin filament. What basically happens is, when the actin filament and myosin filaments joins together and form a cross bridge, then only the movement of muscles takes place. वो हम पढ़ेंगे, we will study in sliding filament theory which was given by Julian Huxley, right? But पहले हमको protein के structures we have to clear it. So this is myosin, this is actin. So myosin basically made up of two parts. I have explained it already. It has two sides. One is actin binding sites, another is ATP binding site. Actin binding site is the site where the actin filament comes and attach. This is called actin binding site. Similarly, ATP binding site is the site from where ATP are attached. And as you very well know कि हमारी body के अंदर energy currency, कोई भी movement without energy नहीं होगा, and energy currency is ATP. So for the movement of muscles we require ATP, and वो ATP it attached with this site, that is called ATP binding site. Now you got the point. So this is actin binding site, this is ATP binding site, and this is the structure of myosin, and this is the structure of actin. Actin consists of three parts, troponin, tropomyosin and F-actin. Basically अगर हम F-actin को देखें, if we see F-actin, just a second. Okay, so if we see F-actin, okay, so F-actin are further made up of G-actin. G-actin is the monomer of F-actin. G-actin polymerize and form F-actin. You got the point or not? And these F-actin makes the actin filaments. So whatever these green bubbles you are seeing, these are nothing but G-actin which are making F-actin, and then the actin filaments, two parallel filaments running parallelly. Then to cover the filaments, there is another filamentous protein which covers the actin filament, and this protein is called tropomyosin. What it do is actin filament पर, in actin filament there is myosin binding site to attach this myosin. So to cover that myosin site, these proteins are present, and these proteins are called tropomyosins. Then on tropomyosin, basically अगर हम इनका structure देखें, so troponin also consists of three parts. So troponin consists of three parts, TPT, TPC and TPI, right?
सो व्हाट हैपेंस, ये जो ट्रोपोमायोसिन का एक प्रोटीन है, इसके ऊपर ये 3 ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स अटैच रहते हैं जिनको हम बोलते हैं टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई. गॉट द पॉइंट और नॉट? कुछ इस तरीके से ये 3 प्रोटीन अटैच रहते हैं. दिस इज ट्रोपोमायोसिन विच इज हाइडिंग द एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट्स. सो व्हाट हैपेंस कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, व्हाट हैपेंस कि टीपीटी इज नथिंग बट what it is binding site for tropomyosin. This tropomyosin is bind to the TPT for the attachment. Then comes TPC and TPI. So what is I means? I means inhibish. So it inhibit the action of actin filament on myosin filaments. So it prevent the coming myosin filament to attach with actin. So basically TPT, TPC and TPI, these are 3 proteins which covers the active binding site. One second. So these are basically 3 proteins which are covering the active binding site on tropomyosin. So what happens, this tropomyosin, see this is the myosin binding site on tropomyosin actin filament. This is actin filament and this is the binding site of myosin on tropomyosin, right, on actin filaments. Just a second. So on actin filament this is the tropomyosin which is covering the active binding site. आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, मैं दिखाती हूँ. Okay, so this is basically one actin, right? This is actin, right? Now we have over the actin filament, see these are 2 actin filaments. Over these actin filaments, these are covered by tropomyosin. So it is covered by tropomyosin, right? So tropomyosin is covering the actin. Here it is, just a second, I will change the color. It's not changing. Just a second. Okay, so this is what? This is actin. Actin is covered by tropomyosin. Now this tropomyosin is further covered by one more protein, that is troponin. So these are 3 protein which covers tropomyosin, TPT, TPC and TPI, right? So what these proteins do, जब भी कोई calcium 2+ ion आता है and it will attach to this site, that is TPC. TPC is nothing but calcium binding site. So यहाँ पर TPC पर आकर calcium binds हो जाता है and then it moves this 3 molecules along with this tropomyosin to open this site for attachment of myosin. Coming myosin attaches to the site, right? So coming myosin attached to this site and this site was covered by this tropomyosin, right? So that is how it works. This is the structure of actin, this is the structure of myosin. So मैंने वही बताया, एक बार आप पढ़ सकते हैं. Each actin thin filament is made up of 2 F filament, F actin जिनको बोलते हैं, helically bound to each other. Each F actin is polymer of G actin that I had already explained to you. That is G actin is forming F actin. Got the point or not? Then G actin forms F actin and basically actin filament made up of
Okay, so actin filament basically made up of globular actin, two filament of another protein, tropomyosin run close to F-actin, two filament tropomyosin running towards the actin, right? Now, troponin is distributed at regular interval on tropomyosin to guide the active binding site on actin for myosin. मायोसिन के लिए इस पर एक एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है जो कि कवर कौन करके रखता है, ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है। और ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट कौन रेगुलेट करते हैं, ट्रोपोनिन रेगुलेट करते हैं। ट्रोपोनिन फर्दर 3 चीज़ों से बने होते हैं, टीपीसी, टीपीटी एंड टीपीआई। टीपीआई जो है वो इनहिबिट करता है इसको कि आप जो है इसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट को कवर करके रखो। लेकिन जब टीपीसी से कैल्शियम आकर बाइंड होता है तो वो जो है ये ट्रोपोमायोसिन को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी एक्टिव साइट से हट जाए। तो ट्रोपोमायोसिन जो कि पहले मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्टिन के ऊपर कवर करके रखा हुआ था, दैट शिफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, Ca2+ के आयन की वजह से इट शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट एंड इट वेलकम्स मायोसिन टू अटैच टू इट। मायोसिन को ये बोलता है कि ठीक है, यू कैन अटैच टू दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी हमने एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी, जुलियन हक्सले ने दी थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर जुलियन हक्सले ने ये बताया था दैट हाउ द मसल्स मूव ओवर वन अनदर, हाउ द फिलामेंट्स मूव ओवर वन अनदर। बिकॉज हमने जो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देखा है उसके अंदर हमने क्या देखा है कि ये 2 फिलामेंट होते हैं जिनको हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, एंड इनके सेंटर में एक थिक फिलामेंट होता है जिसको हम मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट इसके ऊपर जब मूव करता है तभी मसल का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जुलियन हक्सले ने एक थ्योरी दी थी जिससे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो फिलामेंट्स हैं वो मूव करते हैं और मसल का मूवमेंट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये एटीपी है, ये मायोसिन फिलामेंट है जिसके अंदर मैंने बताया था ये हैवी मीरोमायोसिन होता है जो कि उसका हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है। तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। वो जो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पर जाकर जो थिन फिलामेंट हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, एटीपी बाइंडिंग साइट पर वो एटीपी जो है वो जाकर बाइंड होता है और डिसोल्युबलाइज हो जाता है एडीपी प्लस पीआई के अंदर। और एडीपी प्लस पीआई में जब ये डिसोसिएट होता है, कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है एंड उस एनर्जी के कारण जो मायोसिन का हेड है वो किससे जाकर अटैच हो जाता है, एक्टिन से। याद है एक्टिन के अंदर मैंने बताया था कि मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है, ये एक्टिन है तो इसके अंदर ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है। और ये मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है ये किस वजह से रुकी होती है, क्योंकि इसको हिंडर करता है ट्रोपोमायोसिन। दिस इज एक्टिन एंड एक्टिन के ऊपर ये जो साइट है ये किसकी साइट है, एक्टिन के ऊपर ये जो साइट है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के ऊपर ये जो है ये ट्रोपोमायोसिन है जो इस साइट को रोक कर रखा है और मायोसिन के हेड को, ग्लोबुलर हेड को, मायोसिन के ग्लोबुलर हेड को ये आने नहीं दे रहा है, बाइंड नहीं करने दे रहा है। तो इसके ऊपर जो वो 3 प्रोटीन मैंने बताए थे, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, जब कैल्शियम आयन आता है तो ये इससे बाइंड हो जाता है और इस कंप्लीट ट्रोपोमायोसिन को ऑर्डर देता है कि ये यहाँ से मूव कर जाए। एंड जब ये मूव करता है तो ये साइट ओपन हो जाती है फॉर मायोसिन कि वो मायोसिन जो है वो बाइंड कर ले। एंड जब मायोसिन की बाइंडिंग होती है तो मायोसिन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड देन दैट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय एटीपी बाइंडिंग साइट जो कि मायोसिन
मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। वहाँ पर जाकर ये जो मायोसिन का हेड है ये अटैच हो जाता है एक्टिन से, एंड देन अटैच होने की वजह से एडीपी और पीआई रिलीज हो जाते हैं, एनर्जी का कंजप्शन हो जाता है और वापस एटीपी बन जाता है। एटीपी बाइंडिंग साइट ओपन हो जाती है अगले एटीपी या मायोसिन को बाइंड करने के लिए। तो इसके कारण एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर स्लाइड कर पाते हैं, एक दूसरे पर वो जो फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड कर पाते हैं। देन हम आते हैं अगले टॉपिक पर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर ही, कि ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ना बहुत डिटेल में इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सी यहाँ पर why it's not zooming, ओके ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या? ओके सी what happens, ओके सो जब कोई भी मसल रिलैक्स स्टेट में होती है, जस्ट अ मिनट, जब कोई भी मसल रिलैक्स स्टेट में होती है, सो व्हाट हैपेंस, दीज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट आर प्रेजेंट एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज एक्टिन फिलामेंट, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, and the part where actin filament is absent, that is called H zone. So basically ये relaxed state है. After relaxed state, what happens when contraction occurs? So these actin filaments move towards the myosin filaments, which reduces the H zone present between the actin and myosin filaments. So this H zone get reduced or shorted because H zone is the zone where actin filament is absent. Now actin filament is moving towards myosin, so this zone is becoming narrower. So this is contraction. After contracting, anisotropic band and isotropic bands come towards each other, right? So the H zone decreases, length of the H zone decreases. Now maximally contracted, after maximal contraction what happens? This H zone completely disappears from here, right? H zone completely disappear from here. Okay, so H zone completely disappear from there. So this is, ये जो question है ये नीट के अंदर भी पूछा जाता है, as well as it can be asked in your pre-board as well, that what happens to the H zone during maximal contraction. So during maximal contraction H zone completely disappear. ना बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर जुलियन हक्सले की, कि एनाइसोट्रॉपिक बैंड की लेंथ को क्या होता है, आइसोट्रॉपिक बैंड की लेंथ को क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी एक्सप्लेन। सी एनाइसोट्रॉपिक बैंड इज द बैंड वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट बोथ आर प्रेजेंट, राइट, एंड आइसोट्रॉपिक बैंड इज द बैंड वेयर ओनली द एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट. सी here only actin filament is present, right? So this is isotropic band and this is an isotropic band where actin and myosin filament both are present. Now see, when we contract a muscle, then what happens? Is there any actin filament present here? Only the short length of the actin filament part where only actin filament is present is this, right? तो सिर्फ छोटी सी लेंथ बची हुई है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है. पहले इतनी ज़्यादा जगह प्रेजेंट था, अब इतनी सी जगह पे प्रेजेंट है. तो कैन वी से कि लेंथ ऑफ आइसोट्रॉपिक बैंड डिक्रीजेस बट लेंथ ऑफ एन आइसोट्रॉपिक बैंड रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो मायोसिन फिलामेंट था वो जितनी जगह पे है वो अभी भी उतनी ही जगह पर है. तो एन आइसोट्रॉपिक बैंड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, पर आइसोट्रॉपिक बैंड की लेंथ शॉर्ट हो रही है. नाउ यू गॉट द पॉइंट और नॉट? दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड इसके अंदर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आई विल एक्सप्लेन यू. होता क्या है एक्चुअली, अगर हम देखें प्रॉपर मूवमेंट, अगर हम प्रॉपर मूवमेंट इनका
समझे तो बेसिकली होता क्या है, ये होता है हमारा क्या, एक्सॉन की डेंड्राइट, न्यूरॉन, राइट, एंड न्यूरॉन के अंदर ये होते हैं हमारे डेंड्राइट्स. दिस इज सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सॉन. दिस एक्सॉन हैज व्हाट, सिनेप्स from where the signal goes, right? Our brain sends some signals which has to be transmitted to the muscles. For example, this is a muscle. So our brain has some points where this synapse goes into the muscles, and this part is called T-tubules, right? So T-tubules are the part or extension of the synapse into the muscles. So what happens when our brain sends any signal to the axon or dendrite? Dendrite receive the signal, transmit it to cyton, and cyton transmit it to the synapse. What happens here at the synapse? Some signals or chemicals are released. These chemicals are called acetylcholine or calcium 2+. These calcium 2+, you remember I have explained you TPC. That is the part of troponin. That is a protein of actin. So this calcium 2+ bind theirs and helps in the movement of actin and myosin, which result in the movement of thick and thin filament over each other. So you got the point or not? This is sliding filament theory, and that is how we can explain a sliding filament theory. Now next topic which comes is skeleton. Skeleton basically consists of, अब हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी का skeleton कैसा होता है, राइट? सो स्केलेटन